नमस्कार दोस्तों। तो 26 जून की पीआईबी एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है और यूपीएससी मंजिल बयान एकेडमी चैनल पे आपका बहुत स्वागत है। इसके पहले 25 जून की पीआईबी एनालिसिस आई होप आपने देख ली होगी और वहां पर हमने डिस्कस किया था। कल के सेशन में पीआईबी बैकग्राउंडर नहीं था। मैंने आपको बोला था कि जब पीआईबी बैकग्राउंडर आएगा उसको हम यहाँ पर कवर कर लेंगे, यानी कि नेक्स्ट सेशन यानी कि 26 जून वाले सेशन में हम उसको कवर कर लेंगे। और आज हमारी पीआईबी ने हमारे ऊपर बड़ा एहसान कर दिया, उन्होंने दो पीडीएफ्स दे दिए पीआईबी बैकग्राउंडर के। तो टॉपिक सेम है लेकिन पीआईबी बैकग्राउंडर्स हमारे पास दो हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आज का होने वाला है क्योंकि काफ़ी अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आज के सेशन में आए हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए और इससे बड़ा प्रोबेबल क्वेश्चन आपके यूपीएससी में बन सकता है। तो जहां जहां पर दो तीन चीज़ें आप नोट करके रखिएगा। पहली चीज़ तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ जो है लिंक हम डाल दिया करते हैं, तो वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। दूसरी चीज़ कि जो मैं जैसे जैसे आपको बताता चलूँ कि ये कीवर्ड है, इसको तुम यहाँ यूज़ कर सकते हो, उसको आप यहाँ यूज़ कर सकते हो, उसको छोटा छोटा वहाँ पर लिख लीजिएगा जब आपके पास ये पीडीएफ आए, जब आप डाउनलोड कर लो। और मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन है तो आप सेशन के पहले पीडीएफ डाउनलोड कर लो और डाउनलोड करके वहाँ पर जैसे मैंने कहा कि जीएस3, जैसे मान लो सपोज लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि ये आर्टिकल है। मैंने कहा कि देखो ये आर्टिकल ना दो जगह पर इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक साइंस एंड टेक में आप इसको यूज कर सकते हो, इसको आप डिफेंस टेक के अंदर यूज कर सकते हो और इसका हम इसको स्कीम बेस्ड में भी यूज कर सकते हैं। तो आप क्या करोगे कि वहाँ पर छोटा छोटा ऊपर लिख लोगे कि इसको स्कीम में यूज़ किया जा सकता है, इसको डिफेंस टेक में यूज़ किया जा सकता है, एज एन एग्जाम्पल यूज़ किया जा सकता है, या इससे क्वेश्चन आ जाएगा तब तो बहुत ही अच्छी बात है। तो कई बार क्या होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन हमसे नहीं पूछते लेकिन इससे स्टेटमेंट्स फॉर्म कर लेते हैं वो। तो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल्स डिस्कस नहीं करते हैं, मैंने एनालिसिस में आपको बताया, हम स्टेटमेंट के लिए भी अपनी प्रिपरेशन करते हैं कि इससे रिलेटेड जो चीज़ होगी उससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट आवर डिस्कशन। और दूसरी चीज़ कि सेम डे डिस्कशन कोई नहीं कर रहा, यानी कि 26 जून का आज ही कोई नहीं कर रहा, इसीलिए हम शाम को अपना सेशन लेके आते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। इसको अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए भी थोड़ा सा वो मोटिवेशन होता है। और वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अभी हमारा ट्रिपल ट्रीट ऑफर चल रहा है और आज उस ऑफर का लास्ट दिन है। कुछ चंद घंटे, 4-5 घंटे आपके पास बचे हैं जहां पर आप इस ट्रिपल ट्रीट ऑफर का मजा ले सकते हैं। मतलब इसमें आप अगर मान लो 2027 के एस्पिरेंट हो, 9 महीने का कोर्स खरीदते हो 27 महीने की वैलिडिटी मिलती है, 12 महीने कोर्स खरीदते हो 36 महीने की वैलिडिटी आपको मिलती है इस ट्रिपल ट्रीट ऑफर के अंदर। और प्राइस वही है 21,999, 23,999, 28,999। तो इसको आप जरूर से अवेल करिए। लिंक इसका हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उस पर क्लिक करके आप इसको अवेल कर सकते हैं। नाउ आई एम कमिंग बैक टू द टॉपिक एंड स्ट्रेट अवे हम अपने आर्टिकल के ऊपर आते हैं। तो पहला जो हमारा आर्टिकल है दैट इज अबाउट नेत्रा। नेत्रा इज एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, वेरी वेरी हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इसको आप अपने साइंस एंड टेक, डिफेंस टेक में बहुत अच्छे एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हो। प्लस इसको इंडिया, मेक इन इंडिया, इंडिजिनसली डेवलप्ड सिस्टम्स जो हैं भारत के अंदर, उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल आपका नेत्रा है। पहली बात, ये कंटेक्स्ट क्या है? तो डीआरडीओ ने अभी रिसेंटली, मतलब आज ही, फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस सर्टिफिकेट दे दिया है नेत्रा के लिए इंडियन एयरफोर्स को। नेत्रा पहली चीज तो है क्या? देखो नेत्रा मैं बोल रहा हूं, नेत्र एक उड़ता, चलता फिरता उड़ता रडार स्टेशन है जो टारगेट्स को ट्रैक करेगा, डिटेक्ट करेगा। बॉर्डर्स की सिक्योरिटी के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन सिंदूर में ऑलरेडी हम नेत्र को यूज़ करके देख चुके हैं कि ये कितना इफेक्टिव रहा है। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ, जैसे ये हवाई जहाज है ना, यही है नेत्र। अब इसके अंदर, इसके ऊपर देखो ये लगा हुआ है, ये रडार सिस्टम है, ये रडार स्टेशन है, पूरा चलता फिरता अपने आप में रडार स्टेशन है जो पूरी तरीके से बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करेगा, टारगेट्स को डिटेक्ट करेगा, जो एरियल टारगेट्स हैं उसको डिटेक्ट करेगा, उसको भी डिटेक्ट करेगा, ट्रैक करेगा और हमारे बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करेगा। ये नेत्रा का मेन काम है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहली चीज़ कि ये इंडिया के इंडिजिनस एयरबॉर्न सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज़ को स्ट्रेंथन कर रहा है। इंडिया की जो सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज़ हैं उसमें अब भारत का इंडिजिनस डेवलप्ड नेत्र सिस्टम इंडक्ट कर दिया जाएगा क्योंकि अब उसको यहाँ पर फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस मिल चुकी है। दूसरी चीज़ कि ये इंडियन एयरफोर्स की जो एबिलिटी, पहले इंडियन एयरफोर्स को बहुत दिक्कत होती थी बॉर्डर्स को मॉनिटर करने के लिए, अब इंडियन एयरफोर्स की बॉर्डर मॉनिटरिंग एबिलिटी जो है उसको काफ़ी बेटर कर देगा। ये थ्रेट डिटेक्शन काफ़ी अच्छा हो जाएगा और एक पूरा सपोर्ट क्रिएट हो जाएगा। तो इसको डेवलप किया है हमारे डीआरडीओ ने। डीआरडीओ के अंदर
अंदर सेंटर फॉर एयरबॉर्न सिस्टम्स ने इसको डेवलप किया है इन दी कोलैबोरेशन विद इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा, इसमें बहुत बड़ा रोल रहा। अब इसके अंदर क्या क्या फीचर्स है? सबसे पहला फीचर तो है इट इज़ अ ड्यूल इंजन, ट्विन इंजन एम्ब्रेसर है इसके अंदर। दूसरी चीज़ इसके अंदर AESA ऐसा रडार है, ऐसा रडार जिसकी जो कवरेज है, जिसका जो कहते हैं कि जो पूरा कवरेज है वो 250 से 375 किलोमीटर तक के टारगेट्स को की रेंज को डिटेक्ट कर सकता है। अब देखिए 375 मैक्सिमम होता है, आप 350 मान के चलिए, तो ये रेंज आप याद रखिएगा 250 से 375 किलोमीटर तक के रेंज टारगेट्स पूरा रेंज ये कवर करेगा, और वो भी 240 से 270 डिग्री कवर करेगा। तो क्या होता है कि जो एरर ऑफ मार्जिन होता है, जो मार्जिन ऑफ एरर होता है, वो एक्चुअल में कहाँ पर आता है? जहाँ पर 100 डिग्री 150 डिग्री तक जो रडार्स, मैक्सिमम रडार्स जो हैं वो 100-150 डिग्री कवर करते हैं। मतलब जैसे मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो अब 150 डिग्री कैसे होगा? ये ऐसे, अब ये ब्लैक स्पॉट क्रिएट हो गया, ठीक है, अब ये एक ब्लैक स्पॉट क्रिएट हो गया। अब जब ये 240 डिग्री कवर करेगा, तो जैसे ऑलमोस्ट पूरा सर्कल 360 है, सो आप समझ लो कि ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द सर्कल, ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द सर्कल ये आपका कवर करेगा। जैसे 240 डिग्री मतलब ऐसे पूरा ये इस तरीके से कवर करेगा। तो जो ब्लैक स्पॉट है दैट विल बी वेरी लेस, तो जो मार्जिन ऑफ एरर होगा वो काफ़ी कम यहाँ पर होगा इसकी, इस एसा रडार की टेक्नोलॉजी की वजह से। इंडिजिनसली ये डेवलप्ड है, सबसे अच्छी बात है। और सबसे खास चीज़ है कि इसके अंदर मल्टी ट्रैकिंग सिस्टम है, मल्टी टारगेट ट्रैकिंग सिस्टम है, यानी कि एक साथ 200 एरियल टारगेट्स को, एक साथ 200 एरियल टारगेट्स को ये कवर कर सकता है। फाइटर्स, मिसाइल्स, UAVs, इनको ये वहाँ पर, इन टारगेट्स को ये वहाँ पर कवर कर सकता है। तो चाहे मिसाइल्स हों, चाहे फाइटर्स हों, चाहे किसी भी तरीके के UAVs हों, उनको ये इंगेज कर सकता है, उनको ये टारगेट कर सकता है, मतलब कि डिटेक्ट कर सकता है और ट्रैक कर सकता है। उसके साथ साथ इसके अंदर इसकी एंड्योरेंस बहुत अच्छी है, एक्सटेंडेड एंड्योरेंस है इसके अंदर। दूसरी चीज़ कि ये फ्रेंडली एयरक्राफ्ट्स को, फ्रेंडली टारगेट्स को भी रिकॉग्नाइज करता है कि कौन सा फ्रेंडली टारगेट है, कौन सा एनिमी टारगेट है, उसके लिए भी ये इंडिजिनसली डेवलप्ड इसके अंदर IFF सिस्टम है जो कि फ्रेंड और फो को रिकॉग्नाइज करता है। प्लस उसके बाद सबसे अच्छी चीज़ है कि इसमें एक ग्राउंड एक्सप्लॉयटेशन स्टेशन भी बनाया जाता है जिसको हम GES कहते हैं। अब इसमें क्या होता है GES में, तो इसके अंदर सबसे बढ़िया चीज़ क्या है कि रियल टाइम डेटा ट्रांसफर की टेक्नोलॉजी बनाई गई है। तो जैसे मान लो ये उड़ रहा है हवा में, ठीक है, ये हमारा रडार स्टेशन हो गया, उड़ता फिरता चलता फिरता को उड़ता फिरता रडार स्टेशन हो गया। तो अब ये रडार स्टेशन है, मान लो इसने कोई टारगेट डिटेक्ट कर लिया, ठीक, एक टारगेट है उड़ता हुआ आ रहा है, अब उसने उस टारगेट को डिटेक्ट कर लिया। जैसे ही उसने उस टारगेट को डिटेक्ट किया, तुरंत जो ग्राउंड स्टेशन है GES जिसको कह रहे हैं, ग्राउंड एक्सप्लॉयटेशन स्टेशन, तुरंत वहां पर डेटा जाएगा, रियल टाइम डेटा तुरंत वहां पर ट्रांसफर होगा, और विद इन मिली सेकेंड्स वो सीधा जो हमारा इंटीग्रेटेड एयर कमांड कंट्रोल सिस्टम है जिसको IACCS कहा जाता है, इंटीग्रेटेड एयर कमांड कंट्रोल सिस्टम, उसके पास तुरंत रियल डेटा जाएगा और वो फीड करके तुरंत उसके पेपर निकाल करके दे देगा कि भाई देखो यहाँ पर ये टारगेट डिटेक्ट किया गया, आप देख लो क्या करना है उसका। तो ये जो रियल टाइम डेटा ट्रांसफ़र है, रियल टाइम जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, दैट इज़ द बेस्ट थिंग दिस रडार हैज़। तो अब भारत उन चुनिंदा देशों में आ चुका है जिसके पास अपना एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम है, अपना इंडिजिनसली डेवलप्ड। इसको हमने ऑलरेडी यूज़ किया 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक के अंदर, बहुत बढ़िया परफॉर्म किया इसने। 2020 इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ, और अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तो दौड़ा के पीटा गया इसी रडार के वजह से पाकिस्तानियों को। तो ये ऑपरेशन सिंदूर और इन बालाकोट एयर स्ट्राइक और चाइना स्टैंड ऑफ में 3 जगह हमने यूज़ कर लिया है। अब फाइनल उसका क्लियरेंस हमें मिल चुका है, यानी कि DRDO ने उसका फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो होता है वो दे दिया। इसका मतलब अब भारत उन चुनिंदा देशों में आ चुका है, उन चुनिंदा देशों के अंदर आ चुका है जिसके पास अपना एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम होगा। ये वाला जो पार्ट है, जो ग्राउंड एक्सप्लॉयटेशन स्टेशन वाला पार्ट है, इसको आप याद रखिएगा, और इस डायग्राम को आप चाहो तो बना सकते हो। मतलब ये सब बनाने की जरूरत नहीं, ऑब्वियसली AI से क्रिएट किया हुआ है। आप नेत्रा लिख करके ऐसे एरो दे करके उसका ग्राउंड एक्सप्लॉयटेशन स्टेशन ऐसे दिखा दो और कहो कि यहाँ से सीधा डेटा ट्रांसफर हो रहा है IACCS में, यानी कि इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के अंदर सीधा आपका डेटा ट्रांसफर यहाँ पर हो रहा है, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। तो अब मेक इन इंडिया को इसको आप मेक इन इंडिया से लिंक करो, मेक इन इंडिया से इसको सीधा सीधा आप लिंक कर दो, सीधा सीधा मेक इन इंडिया से लिंक करो, एंड इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिफेंस टेक।
वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिफेंस टेक। ये टेक्नोलॉजी तो है, सो वी आर एम्पावरिंग, वी आर इन स्ट्रेंथनिंग आवर डिफेंस थ्रू टेक्नोलॉजी। ये उसका एक चलता फिरता एग्जांपल है कि थ्रू टेक्नोलॉजी आप अपने डिफेंस को और बेटर कर रहे हो, सर्विलेंस को और बेटर कर रहे हो। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो कि जन विश्वास एक्ट रिफॉर्म्स के बारे में है, जो किया गया है हेल्थ सेक्टर के अंदर। तो ये न्यूज़ में क्यों था, पीआईबी में क्यों आया? 26 जून 2026 को गवर्नमेंट ने जन विश्वास एक्ट रिफॉर्म्स को लागू कर दिया है, और इसको लागू करने का मतलब है कि दो मेजर एक्ट्स के अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं। पहला एक्ट है ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 और दूसरा है फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006। इसको करने का सिंपल सा रीज़न था कि कई बार क्या होता है कि दुश्मनी निकालने के लिए नहीं होता, बहुत छोटी छोटी गलतियों को, अननेसेसरी गलतियों को लेकर के उसको क्रिमिनल पनिशमेंट उसके लिए, इसमें फूड, ये तो बहुत ही खराब, फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 में अगर आपका कोई मेजर मतलब माइनर लेबलिंग मिस्टेक भी है तो उसके लिए भी क्रिमिनल पनिशमेंट है, प्लस डुप्लीकेशन भी था इसके अंदर। तो बहुत माइनर जो पनिशमेंट्स हैं, क्रिमिनल पनिशमेंट थी बहुत माइनर एक्ट्स के लिए, उनको हटा दिया गया है, उनको फ्री कर दिया गया है। और दूसरी जो स्ट्रिक्ट जो प्रॉब्लम है पब्लिक हेल्थ के लिए, जो प्रोडक्ट बहुत पब्लिक हेल्थ के लिए प्रॉब्लम है, उसके लिए और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स दे दी गई हैं यहाँ पर। तो दो बढ़िया चीज़ हुई है इसके अंदर। पहली चीज़, जैसे आप इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपने रजिस्टर कंप्लीट नहीं किया, ठीक है, इनकम्प्लीट रजिस्टर है, तो उसके लिए भी आपके स्टैंडर्ड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट के अंदर आपका क्रिमिनल पनिशमेंट बनता है, केस होगा उस पर, आप पे एफआईआर हो जाएगी, उसके बाद फिर कोर्ट में मामला जाएगा, आप दौड़ो कोर्ट। दूसरा, डॉक्यूमेंट्स, कुछ डॉक्यूमेंट डिलेड हैं, नहीं हैं, तो उसके लिए हो जाता है। लेबलिंग, छोटी मोटी जो मैंने आपको बताया लेबलिंग मिस्टेक है। अब अगर ये पकड़ा जाता है, पता ही आपको आपको इंस्पेक्टर आते हैं तो चाहते हैं पैसा दे दो, पैसा दो उनको, तो कुछ नहीं होगा। पैसा नहीं दिया तो गए, काम खत्म, काम 25। तो यहाँ पर उनके लिए कहा कि भाई क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो जाती थी, कोर्ट केसेस होते थे और बहुत पैसा आपका उसमें लगता था। लोग इसीलिए चाहते भी नहीं थे कि यार मैं कोई ऐसा बिजनेस करूं जिसमें मैं इन सब चक्करों में फंसूं। बिजनेस के लिए लोग ना डरते ही इसीलिए हैं। पहली चीज़ उनको लगता है भाई क्लियरेंस इतना कौन ले पाए। अब जैसे बाहर के देशों में देर आर सम ऑफ माई फ्रेंड्स हु लिव अब्रॉड in some of the countries, जैसे जर्मनी में there is one of my friend who is in Germany. When I was talking to him, तो मुझे पता लगा कि उसने कहा कि I am trying to start my startup. I am starting up. मैंने कहा इंडिया में you should start a startup. Why are you trying there? तो कहा कि यार इंडिया में थोड़ा सा मुश्किल है, उसका इन्वायरमेंट बेस्ड कुछ काम है, आई डोंट एग्जैक्टली नो कि क्या करता है। उन्होंने कहा यार यहाँ पे क्लियरेंस मिलना आसान होता है, फास्ट होता है, डिजिटल होता है, मुझे लाइन नहीं लगाना कहीं जाके, मुझे किसी नेता से नहीं जैक लगाना पड़ेगा, मुझे किसी से जाके मिलना नहीं पड़ेगा, मैं डिजिटल सारा अपना क्लियरेंस जो सर्टिफिकेट सब कुछ डाल दूंगा, वहाँ से सर्टिफिकेट अब मुझे जारी हो जाएगा, मैं उसका प्रिंट लगा कर निकाल कर रख लूँगा, मुझे ना किसी को पैसा देना, ना कहीं जाना, ना कुछ करना, एंड वेरी फास्ट, मतलब महीने भर के अंदर सब हो जाता है। महीने भर भी क्या, बहुत ईजी, कह रहा 15 to 20 days यू कैन डू एनीथिंग कैन बी डन। अपने यहाँ पे मैं अभी एक बहुत क्लोज है मेरे, मैं और वो मिल करके हम लोग एक पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर कर रहे थे। उस पार्टनरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन में 3 महीने का समय लगा, 3 महीने का, उसके जीएसटी सर्टिफिकेट 3 महीने का समय, आप सोचिए। सो दिस इज द प्रॉब्लम इंडिया हैज़। और फिर उसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ है, बहुत सारी टेक्निकल, अरे यार भाई ठीक है। अब उसने इसमें सबसे बड़ी टेक्निकलिटी क्या है कि अगर आपकी कंपनी, अब उसने कहा कि अगर आपकी फर्म जो है वो यूपी की है, जिस शहर में की है, तो उसी शहर में आपका करंट अकाउंट। अरे भाई मैंने कहा क्यों भाई, करंट अकाउंट तो कहीं भी खोल सकता हूँ, मैं दिल्ली में खोल लेता हूँ, व्हाई इज द प्रॉब्लम, व्हाई इज दिस अ प्रॉब्लम? सो देयर आर अ लॉट ऑफ टेक्निकल प्रॉब्लम्स, इसीलिए लोग जो है भागते हैं। इंडियन गवर्नमेंट अब उस चीज़ को समझ रही है, तो उसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो करने की कोशिश की जा रही है, प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को। उसी का ये चलता फिरता जीता जागता एग्जांपल है। तो हम क्या करेंगे, हम इस पूरे आर्टिकल को किससे लिंक करेंगे, हम इस पूरे आर्टिकल को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से लिंक करेंगे और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक मॉडल मानेंगे इसको हम, राइट।
ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक एग्जाम्पल, एक मॉडल है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने आंसर्स के अंदर। अब जन विश्वास एक्ट के अंदर क्या किया गया? सो गवर्नमेंट और बिजनेसेस के बीच का जो ट्रस्ट है उसको बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले जो माइनर ऑफेंसेस हैं, वायलेशंस हैं, उसको डीक्रिमिनलाइज किया गया। इससे ईज ऑफ डूइंग, जो मैंने कहा था, देखो मैंने कहा वही पॉइंट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रमोट हो रहा है। तीसरा, कॉम्प्लायंस और तेजी से होगा, लिटिगेशन रिड्यूस हो जाएंगे, कोर्ट में नहीं जाओगे तो रिड्यूस हो जाएंगे, और उसके साथ साथ एक ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस देखेंगे। अब इसके अंदर क्या क्या चेंजेस इन्होंने किए हैं? सबसे पहले कि जो छोटे मोटे गलतियां थी, छोटे मोटे वायलेशंस थे, उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। तो जैसे मान लो रिकॉर्ड नहीं है आपके पास, आपका लेबलिंग, कुछ माइनर लेबलिंग प्रॉब्लम है जिससे पब्लिक हेल्थ को कोई नुकसान नहीं है, तो यहाँ पर उसको कह दिया गया कि भाई कुछ नहीं, आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, बस पेनल्टी आप दीजिए और छूटिए, कोई क्रिमिनल केस वेस आपके ऊपर नहीं होगा। दूसरी चीज़, जो पेनल्टीज़ हैं वो कौन लगाएगा? वो एजुकेटिंग अथॉरिटीज़, मतलब एक एजुकेटिंग अथॉरिटी बना दिया गया कि भाई डायरेक्ट कोर्ट वोट मत जाओ, एक अथॉरिटी है जो इसके अंदर क्रिएट की गई है। अब ये अथॉरिटी ही आपके ऊपर फाइन वाइन लगाएगी, आपके केसेस को सुनेगी। तो यानी कि आपका जो डिसीजन है वो फास्ट होगा। कोर्ट जाते थे, महीने महीने का डेट मिलता है, डेट पे डेट, तारीख पे तारीख, कोर्ट के ऊपर बर्डन भी कम होगा और आपका काम भी आसान हो जाएगा। अब उसके बाद एक अपील मैकेनिज्म भी बना दिया गया। मान लो ये जो एजुकेटिंग अथॉरिटी है, इसने जो डिसीजन दिया आपको नहीं पसंद आया, आपने कहा ये क्या बकवास, तो अब आप जो है कोर्ट चले जाइए। तो एक अपील मैकेनिज्म भी इससे क्रिएट हो गया। और सबसे बड़ी चीज़ थी क्या, कि जो सीरियस ऑफेंसेस थे वो अभी भी पनिशेबल हैं, लेकिन जो माइनर ऑफेंसेस थे उनको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया, विच इज़ वेरी गुड। नाउ फूड सेफ्टी के बारे में अगर हम चर्चा करें तो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006, अब इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव पेनल्टीज का एक प्रोविजन क्रिएट कर दिया गया। दूसरी चीज, जो डुप्लीकेशन था, यानी कि बहुत सारे ऐसे चीजें थी जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के अंदर भी मेंशन है और क्रिमिनल ऑफेंस है, और बीएनएस के अंदर भी क्रिमिनल ऑफेंस है। और सबसे हंसी वाली बात मैं आपको बताता हूं, आपके फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के अंदर जो ऑफेंस है उसके लिए जो सजा है, सपोज वो 6 महीने है, ठीक है, क्रिमिनल केस है और उसके लिए सजा जो है वो 6 महीने एंड फाइन है। जब हम बीएनएस के अंदर आते हैं तो बीएनएस में उसी सेम ऑफेंस के लिए जो सजा है वो 1 साल है। आप किसको फॉलो करोगे? विच विल प्रिवेल? तो ये जो डुप्लीकेशन था, इसको खत्म करने का भी एक बहुत बड़ा कारण था कि इसके अंदर ये चेंज किया गया। तो जन विश्वास एक्ट रिफॉर्म्स आपको याद रखने हैं और उसका एक्चुअल एजेंडा क्या है वो याद रखना। मतलब कि आप ये 3-4 चीजें उसके साथ में ध्यान में रखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ध्यान में रखिए, बस इतना आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ हम आते हैं। 2 ही आर्टिकल्स थे यार अपने पास, ओके 2 ही थे, अच्छा ओके। पीआईबी बैकग्राउंडर अपने पास 2 है, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने पीआईबी बैकग्राउंडर के ऊपर। यहां पर पीआईबी बैकग्राउंडर में जो हमें चर्चा करनी है, दैट वी हैव टू डू अबाउट दी एमएसएमईज टुडे। और आज की जो हमारी चर्चा है वो एमएसएमईज के ऊपर ही होगी। 2 पीआईबी बैकग्राउंडर्स के आपको पीडीएफ में यहां पर दिखा रहा हूं। अब देखो, इस पीडीएफ को देख करके आप डर मत जाना कि भाई इतना सारा पीडीएफ ही आदमी लेकर के आ गया, ये डरा रहा है हमें। आप डरना मत इतने सारी पीडीएफ्स को देख करके। एक आर्टिकल और है हमारे पास, पीआईबी बैकग्राउंडर से पहले पीछे चला गया था, सॉरी। तो एक आर्टिकल और है हमारे पास, इसको ऑल डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद पीआईबी बैकग्राउंडर के ऊपर हम जाएंगे। भाई मुझे ध्यान में आया कि एक आर्टिकल और था अपने पास, तो दैट इज द एपेक्स लेवल मीटिंग ऑफ एनकॉर्ड। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत है ज्यादा। एनकॉर्ड की मीटिंग हुई और एनकॉर्ड की मीटिंग में विजन डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया। विजन डॉक्यूमेंट ऑन ड्रग कंट्रोल 2026 से 2029 तक का ये डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया है। व्हाट इज दिस डॉक्यूमेंट और एनकॉर्ड होता क्या है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने इस मीटिंग को चेयर किया। दैट वाज एनकॉर्ड। एनकॉर्ड की मीटिंग नई दिल्ली में हुई, जिसमें एक विजन डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया, विजन डॉक्यूमेंट ऑन ड्रग कंट्रोल 2026 से 2029 तक। इस डॉक्यूमेंट से क्या किया गया कि भाई अब जो हमारा ड्रग कंट्रोल होगा वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगा, कोऑर्डिनेटेड आप देखोगे। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, धीरे धीरे प्रॉब्लम समझते हैं। सबसे पहले देखो होता क्या है कि ड्रग्स भारत में कम बनती है, बाहर से बहुत ड्रग्स आती है भारत के अंदर, और आपको पता है इसके लिए 2 कार्टेल्स काम करते हैं। एक गोल्डन क्रिसेंट है, भारत उसके बिल्कुल सेंटर में। तो ये जो कार्टेल है ये ड्रग प्रोड्यूस करते हैं, अब्रॉड प्रोड्यूस होता है पूरा ड्रग। चाइना बहुत बड़ा मतलब ड्रग प्रोड्यूसर है, बहुत बड़ा।
इसीलिए तो ट्रम्प चिल्लाता रहता है। तो ये ड्रग्स जो है वो बाहर प्रोड्यूस होते हैं, उसके बाद ये भारत में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं बॉर्डर्स के थ्रू, उसके बाद ये स्मगलिंग के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में भेजते हैं, फिर सिटीज़ में ये बेचा जाता है और हमारा जो यूथ है वो इसके एडिक्शन में आता जा रहा है ड्रग्स के, उसको इसकी लत लगती जा रही है। अब देखो इसमें क्या है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स अलग अलग इन्वॉल्व हो गए। इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि बॉर्डर में बीएसएफ भी आ रही है, इंटेलिजेंस का भी रोल होगा, इसमें पुलिस का भी रोल होगा, मतलब बहुत सारे यहाँ पर स्टेक होल्डर्स हो गए। दूसरी चीज़, ये सिर्फ एक एडिक्शन नहीं है बल्कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे लॉ एंड ऑर्डर तो चैलेंज हो ही रहा है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, टेरर फंडिंग है। इस पैसे को, ड्रग्स के पैसे को टेरर के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, टेरर फंडिंग खूब होती है, और फिर यूथ के वेलफेयर इश्यूज तो हैं। तो अब क्योंकि इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं तो जाहिर सी बात है इतने सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे इन्वॉल्व हो जाएंगे, और ये सारे डिपार्टमेंट्स के पास अपनी अपनी टीम है, अपनी अपनी इंटेल है। अब यहाँ पर क्या है, यहीं पर प्रॉब्लम आती थी कि डिपार्टमेंट्स के बीच में बहुत गैप होता है। जैसे आपने कई सारी मूवीज में देखा होगा आईबी और रॉ, तो आईबी रॉ में आईबी रॉ को नहीं अपना इन्फॉर्मेशन दे रहा, रॉ आईबी को नहीं दे रहा, आपस में कंपटीशन हो रहा है, फायदा क्रिमिनल उठाया जा रहा है, मतलब जो भी टेररिस्ट है वो उठा ले रहा है। ठीक, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर भी देखी जा रही थी। सबसे पहले ये नार्कोटिक ड्रग्स होते क्या हैं? दीज आर एडिक्टिव सब्सटेंसेस जिनका प्रोडक्शन, सेल और जो यूज़ है उसको रेगुलेट किया जाता है लॉ के द्वारा। उस लॉ का नाम क्या है? उस लॉ को कहते हैं नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। एनडीपीएस एक्ट इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। और इसके अंदर हीरोइन, ओपियम, मेथ जिसको सिंथेटिक ड्रग्स के अंदर जो आता है, कोकेन, एमडीएमए जिसको एक्सटेसी कहते हैं, ये सारे ड्रग्स जो हैं वो हमारे इस एनडीपीएस एक्ट 1985 के अंदर आते हैं। अब एनकॉर्ड के ऊपर आते हैं। अब ये एनकॉर्ड करता क्या है? तो मैंने आपको यहाँ पर एक प्रॉब्लम समझाया कि बहुत सारे मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, और इन मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करते। यही काम एनकॉर्ड का है, जिसको नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर कहते हैं। ये इन सारे डिपार्टमेंट्स को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर के आता है, और ताकि इनके बीच में अच्छा समन्वय बना रहे, अच्छा कोऑर्डिनेशन बना रहे, वो काम ये करता है। तो इट इज़ द एपेक्स एजेंसी ऑफ कोऑर्डिनेशन, राइट? इसको इसीलिए नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर कहते हैं। सो ये इंडिया का हाईएस्ट कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म है टू फाइट ड्रग्स। एनकॉर्ड में कौन कौन है? तो पुलिस है, एनसीबी है, कस्टम्स है, बीएसएफ है, इंटेलिजेंस एजेंसी है, ये सारी एक प्लेटफॉर्म पर आती हैं। तो पहले जहां पर हम पुअर कोऑर्डिनेशन देख रहे थे, एनकॉर्ड में जब ये सारे एक साथ काम कर रहे हैं तो हमको क्या दिख रहा है? ये लोग आपस में इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर रहे हैं, ये लोग जो है इंटेलिजेंस एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, बेटर इंटेलिजेंस मिल रही है, जॉइंट ऑपरेशंस कर रहे हैं, और उसके साथ फास्टर डिसीजंस भी लिए जा रहे हैं। कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करता है? तो हमारे होम मिनिस्टर इसको चेयर करते हैं, और सारी एजेंसी जितनी मैंने आपको बताई, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी, कस्टम्स क्योंकि एयरपोर्ट से आ रहा है, वहां से आ रहा है तो उसको पकड़ती है, स्टेट पुलिस, बीएसएफ, सीआरपीएफ, कोस्ट गार्ड, इंटेलिजेंस एजेंसी, सिविल एविएशन अथॉरिटीज तक इसमें इन्वॉल्व है, और इसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट और अदर जो डिपार्टमेंट्स हैं स्टेट गवर्नमेंट के, वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। ये सारे स्टेक होल्डर्स एक जगह पर जब बैठते हैं तो क्विक डिसीजंस होते हैं, और ये पूरा कोऑर्डिनेशन बेटर हो पाता है ड्रग्स को पकड़ने के लिए। ऐसे आप ड्रग्स पकड़ तो लेते थे लेकिन उस पूरे कार्टेल को बस्ट नहीं कर पाते थे। अब आप पूरे कार्टेल को बस्ट कर सकते हो, क्योंकि सबके पास अपनी अपनी इंटेल है, और उस इंटेल से बहुत सारी परतें खुल करके चली आती हैं। सो किंग पिन को पकड़ सकते हो, दैट इज द होल आइडिया। इन्होंने मिलकर के विजन डॉक्यूमेंट ऑन ड्रग कंट्रोल रिलीज किया, विजन डॉक्यूमेंट ऑन ड्रग कंट्रोल 2026 से 2029 तक। इसमें प्रायोरिटीज क्या है? ड्रग ट्रैफिकिंग रोको ऑब्वियसली, दूसरा यंग लोगों को प्रोटेक्ट करो, तो उनके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाओ, स्कूल्स, कॉलेजेस, कम्युनिटीज़ में जाओ, अवेयरनेस दे दो। सबसे बड़ी चीज़ है दैट इज़ दे आर गोइंग टू यूज़ टेक्नोलॉजी। तो ये सर्वेलेंस, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, एक पूरा पोर्टल क्रिएट किया जाएगा जिसमें सारा इन्फॉर्मेशन जो है उसके अंदर फीड किया जाएगा। रियल टाइम इन्फॉर्मेशन शेयरिंग सारे डिपार्टमेंट्स के साथ होगी, डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल किया जाएगा, ये सब काम उसके अंदर किया जाएगा, कोऑर्डिनेशन बेटर होगा। और रिहैबिलिटेशन के ऊपर काफ़ी फोकस है कि एक बंदे को जब आप उस ड्रग साइकिल से बाहर निकाल रहे हो तो उसको दोबारा वो उस साइकिल में ना जाए, तो भाई उसकी काउंसलिंग करो, उसका रिहैबिलिटेशन देखो, उसका ट्रीटमेंट कराओ,
कई बार वो होता है ड्रग्स से एकदम से कोई बाहर आता है तो फिर उसको प्रॉब्लम होती है, तो उसका ट्रीटमेंट वगैरह कराओ। ये सारा कुछ इस डॉक्यूमेंट के अंदर मेंशन है। विजन डॉक्यूमेंट इसीलिए इसको कहा गया है विजन डॉक्यूमेंट ऑन ड्रग कंट्रोल 26 to 29, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एनडीपीएस एक्ट को ध्यान में रखना और एनकॉर्ड को ध्यान में रखना। तो ये इस आर्टिकल में था। एनकॉर्ड हमें ध्यान में रखना है, हमें एक्ट ध्यान में रखना है, और ये एनकॉर्ड क्या करता है वो ध्यान में रखना है। इतना ही है बस विजन डॉक्यूमेंट। अब हम आते हैं अपने बैकग्राउंडर की तरफ, जिसको मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखा दिया था। ठीक है, तो सबसे पहला आर्टिकल जो हमारा बैकग्राउंडर वाला है दैट इज अबाउट एमएसएमईज, राइट। सो सबसे पहले ये वाला आर्टिकल डिस्कस करते हैं, दैट इज फ्रॉम जॉब सीकर्स टू जॉब क्रिएटर्स। एक सेकेंड रुक जाओ, इसको एक काम करते हैं, पूरा नया खोल लेते हैं, अदरवाइज ये पूरा मिसमैच हो गया है। ठीक है, इसको हम दोबारा से नया खोल लेते हैं, राइट। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, क्योंकि वो मिसमैच हो गया था पीडीएफ, इसलिए मैंने कहा कि इसको दोबारा ही खोल लेते हैं यार, बवाल हटाओ। जस्ट सम मिनट्स, हम एडिट कर देंगे इस पार्ट को काट करके निकाल देंगे, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, बिकॉज आपका टाइम बहुत कीमती है, इसलिए मैं आपका टाइम कभी वेस्ट नहीं करना चाहता। ओके, नाउ सबसे पहला वाला डॉक्यूमेंट खोलते हैं इसमें, दैट इज पीआईबी बैकग्राउंडर जून 26 फर्स्ट डॉक्यूमेंट। ओके, अब ये डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमें स्कीम्स के बारे में पढ़ना है, स्कीम के डेटा के बारे में पढ़ना है, एंड हाउ दे आर डूइंग। अब देखो ये डॉक्यूमेंट मैं आपको ऑलरेडी इसके बारे में चर्चा आपसे कर चुका हूं। देखो मैंने एक दिन पहले एक आर्टिकल आपके लिए कवर किया था, दैट वाज यूथ कोलैब, और उसमें मैंने क्या बोला था यूथ कोलैब में, अगर आपको ध्यान में हो, हल्का सा भी थोड़ा बहुत ध्यान में आ रहा है, तो मैंने कहा था यूथ कोलैब में गवर्नमेंट की जो पूरी फोकस है वो जॉब क्रिएटर्स बनाने के लिए है, जॉब सीकर्स बनाने के लिए नहीं है। तो वी आर मूविंग फ्रॉम जॉब सीकर्स टू जॉब क्रिएटर्स, और इसीलिए गवर्नमेंट स्टार्टअप्स को, यूथ स्टार्टअप्स को, खासतौर से सस्टेनेबिलिटी स्टार्टअप्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, एग्रीकल्चर बेस्ड स्टार्टअप्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। और देखिए हमने ये चर्चा करी थी, तब तक इसके ऊपर आर्टिकल आ गया। ये बेसिकली एस्पायर स्कीम के बारे में है, जिसके बारे में थोड़ी देर में हम चर्चा करेंगे, और एक स्टोरी के थ्रू उन्होंने एस्पायर स्कीम का पूरा वो बताया है कि कितना अच्छा इसने काम किया। तो ये स्टोरी मौसिन राम की है, मेघालय के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम बड़ा टफ है, मार बानियांग इनका नाम है। इन्होंने एक एग्रो बेस्ड स्टार्टअप अपना शुरू किया विच हैज़ वर्कड वेरी नाइसली, फूड प्रोसेसिंग यूनिट इन्होंने शुरू की विच हैज़ वर्कड वेरी नाइसली। तो हम स्टोरी पे नहीं जाएंगे, हम जाएंगे सीधा कि कैसे स्कीम ने इनकी हेल्प करी। तो देखो क्या हुआ कि ये मौसिन राम से आते थे, वहाँ पर बड़ी बारिश होती थी, कट ऑफ एरिया था, और वो देखते थे कि अपने यहाँ पर जो लोग हैं, लड़के हैं, बेचारे यूथ है, सब बाहर जा करके कमा रहे हैं, खा रहे हैं, घर फिर वो लौटते नहीं कभी, वो वहीं सेटल हो जाते हैं, और इस तरीके से यूथ जो है वो इस पूरे एरिया को छोड़ के जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ रह करके कैसे बेटर कर सकता हूँ। तो इसमें उनको पता चला किसी के थ्रू कि यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप खुली है जो कि गुवाहाटी के अंदर है। अब ये इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? इट इज़ अ मेंटोर इंस्टीट्यूट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। अब यहाँ से हमारी गवर्नमेंट का रोल शुरू होता है। तो इनको पता चला कि भाई ये एक इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है, और वहाँ पर जो आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, आपको एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग दी जा रही है, आपको स्किल डेवलपमेंट दिया जा रहा है, पूरा एकदम फुल टू फुल सपोर्ट आपको वहाँ पर मिल रहा है। तो वहाँ पर ये पहुँचते हैं। अब ये जो पूरी मिनिस्ट्री वहाँ पर ये पहुँचते हैं और इनका मदद हो जाती है, और ये अपना स्टार्टअप शुरू कर लेते हैं, जो कि बहुत अच्छा काम करता है। अब हम आते हैं सीधा स्कीम पर। तो इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंदर है, और मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने, यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज मिनिस्ट्री ने हमारी एक एस्पायर स्कीम चलाया था। ये एस्पायर स्कीम का पूरा एजेंडा क्या था? 2015 में स्कीम को लॉन्च किया गया था। इस पूरे स्कीम का एजेंडा था कि इनोवेशन को प्रमोट करना है, खास तौर से रूरल इंडस्ट्रीज और एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर ध्यान देना है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर रूरल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने की बात यहाँ पर हो रही है, और इसीलिए एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के ऊपर, एग्रो बेस्ड इंटरप्राइजेस के ऊपर स्पेशल फोकस इस स्कीम ने किया है, जिसको हम एस्पायर स्कीम कह रहे हैं। अब इस एस्पायर स्कीम में इनकी तो मदद कर दी, बाकी इनके साथ साथ और भी बहुत लोगों की मदद की गई है। खास तौर से ये मदद एग्रो बेस्ड सेक्टर और रूरल सेक्टर में हुआ है। इस स्कीम में 2023 में इसकी गाइडलाइंस को रिवाइज किया गया, और इसकी गाइडलाइंस को रिवाइज करके कहा गया कि हम
एक लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर्स बनाएंगे। ये लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर्स क्या करेंगे, ये जो आपकी पूरी जर्नी है, मतलब पहले आपको स्किल सीखना पड़ेगा, स्किल डेवलप करोगे आप, उसके बाद आप अपना इंटरप्राइज शुरू करोगे। तो पूरी जो आपकी जर्नी है फ्रॉम स्किल एक्विजिशन टू इंटरप्राइज क्रिएशन, इस पूरी जर्नी में ये जो इंक्यूबेटर्स हैं, लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर्स, ध्यान रखिएगा LBIs कहते हैं इनको, ये LBIs आपकी मदद करेंगे। इसको अगर आप चाहो तो यहां पर लिख लेना, जो जो मैं मार्क कर रहा हूं वो आप अपने PDF में, अब ये PIB बैकग्राउंडर हम लोग आपको नहीं देते हैं, तो इसको आप PIB की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। अगर ये भी चाहिए तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं ये भी डाल दिया करूंगा। लेकिन आप इतने सारे PDF से कंफ्यूज हो जाओगे, आप चुपचाप से अपना इसको जो मैं बड़ा बता रहा हूँ वो आप पढ़ लो, और जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं मार्क कर रहा हूँ, बस उतना लिख लेना। बस इससे ज़्यादा इतने नोट्स वोट्स, इतने PDF मत बटोरो, आप कुछ भी रिवाइज नहीं कर पाओगे लास्ट में। तो बस एक एक लाइन आप ये नोट कर लो। हमें इनकी स्टोरी से कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं, हमें सिर्फ स्कीम समझना है। तो ये स्कीम लिख लिया, एस्पायर स्कीम किसकी है, MSME की है, और उसके अंदर क्या है, तो ये रूरल इंडस्ट्रीज को, एंटरप्रेन्योरशिप को ये प्रमोट कर रहे हैं इसके अंदर। अब डेटा पे आते हैं। इसके अंदर इन्होंने क्या किया है, LBIs क्रिएट किया है, यानी कि लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर्स क्रिएट किए हैं, जो कि आपकी पूरी जर्नी में आपको सपोर्ट कर रहा है। ये जर्नी का है, स्किल एक्विजिशन से लेकर के ये इंटरप्राइज क्रिएशन तक का सपोर्ट आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इसका डेटा पर हम आते हैं, जो इन्होंने इसके ऊपर डेटा दिया है। कहा गया है कि इसके अंदर 1.23 लाख बेनिफिशियरीज को अभी तक ट्रेन किया गया है, और इसके अंदर 109 लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर्स को अप्रूव किया गया है। सबसे बढ़िया बात इसके अंदर क्या है कि विमेन का खूब जबरदस्त पार्टिसिपेशन इसमें दिखाई दे रहा है। विमेन कंट्रीब्यूशन, विमेन क्रिएशन, इंटरप्राइज क्रिएशन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इसके अंदर दिखाई दे रहा है। और इस तरीके से एस्पायर स्कीम जो है वो विमेन एम्पावरमेंट भी कर रहा है। तो 28,000 प्लस विमेन एंटरप्रेन्योर्स अभी तक ये स्कीम के थ्रू बनाए जा चुके हैं। SC यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी से आने वाले 8,700, ST से 9,600 और OBC से 17,600 लोग आ चुके हैं। सो ये एक शानदार चीज़ है इस पूरी स्कीम के, एंड दिस इज हाउ दिस स्कीम हैज़ वर्कड वेरी वेल। तो इसमें 2 मिनिस्ट्रीज मिलकर के काम कर रही हैं, एक स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और दूसरी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। और MSME की ही ये स्कीम है जिसको हम एस्पायर स्कीम कह रहे हैं, इसको हम एस्पायर स्कीम कह रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, राइट। अब हम आते हैं अपने दूसरे PDF की ओर। अब मैं आपको दूसरे PDF की ओर ले चलता हूं, जो इसी MSME से रिलेटेड है, लेकिन वो थोड़ा सा डेटा बेस्ड है, तो उसको अब हम डिस्कस करते हैं, राइट। ये आ गया अपना PIB बैकग्राउंडर 2, और इसको यहां पर हम डाल लेते हैं, राइट। ओके, सो नाउ ये वाली जो है हमारी फ्रॉम इंटरप्राइज टू एम्पावरमेंट, पिछले वाले PDF में हमने देखा, पिछले वाले PIB बैकग्राउंडर के अंदर हमने देखा कि वहां पर एक स्टोरी ली, और स्टोरी के थ्रू एस्पायर स्कीम की कैसे उसने बेहतर काम किया है, उसके डेटा और फैक्ट्स के ऊपर उसने पूरा PDF था। ये वाला जो हमारा है, इसमें हम इंडिया का ओवरऑल फायदा MSME से क्या हो रहा है उसको देखने वाले हैं, यानी कि सिर्फ इंटरप्रेन्योरशिप, इंटरप्राइज से ये एम्पावरमेंट की तरफ कैसे जा रहा है, वो पूरी चीज हमें देखनी है। द इंडियाज इंजन ऑफ ग्रोथ इन अ चेंजिंग इकोनॉमी, दैट इज द MSME। अब यहां पर MSME जो है वो इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें इन्होंने क्या किया, सीधा हम आते हैं अपने पॉइंट्स पर आते हैं। यहां पर सबसे पहली चीज है कि MSME को भारत ने, जैसे ही भारत में खासतौर से मोदी गवर्नमेंट की या बीजेपी की जो गवर्नमेंट है 2014 से चल रही है, उसका अगर आप फोकस देखोगे तो द फोकस इज अ लॉट ऑन MSME। आपने प्रधानमंत्री को कई बार मंचों से खड़े होकर के MSME के बारे में चर्चा करते हुए देखा है। ये PIB बैकग्राउंडर क्यों बनाया गया है, क्योंकि 27 जून को यानी कि 27 जून को MSME डे है, और इसीलिए ये PDF यहाँ पर रखा गया है। तो ध्यान रखिएगा, कल ही 27 जून है, उस वहाँ पर MSME डे है। तो कल आपको खूब सारे स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से प्रेस रिलीज मिलेंगे, मतलब कल का जो हमारा डिस्कशन होगा PIB का, उसमें आपको MSME से रिलेटेड खूब डेटा मिलने वाला है, और ये भी डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो MSME को ओवरऑल ऑल ओवर द वर्ल्ड लगभग हर ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट कर रहा है। UN ने काफ़ी सपोर्ट किया। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है उसमें MSME का बहुत बड़ा रोल है, और इसीलिए सस्टेनेबल बोल रहे हैं ना, सस्टेनेबिलिटी स्टार्टअप्स जो शुरू किए जा रहे हैं सब MSME हैं। अब इसमें MSME को सपोर्ट में ब्रिक्स इकोसिस्टम ने भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है। तो ब्रिक्स में भी इसकी चर्चा होती है, हर जगह होती है। MSMEs के अंदर 3 सेक्टर्स आते हैं।
माइक्रो इंटरप्राइज, स्मॉल इंटरप्राइज और मीडियम इंटरप्राइज। माइक्रो इंटरप्राइज में जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है वो 2.5 करोड़, लगभग ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ तक होता है, अप टू 2.5 करोड़। स्मॉल इंटरप्राइज के अंदर 25 करोड़ तक और मीडियम इंटरप्राइज के अंदर 125 करोड़ तक। इसका टर्नओवर 10 करोड़ होता है, इसका टर्नओवर 100 करोड़ होता है और इसका टर्नओवर 500 करोड़ होता है। अब गवर्नमेंट कैसे प्रमोट कर रही है एमएसएमईज को, तो आपको ये सारे पॉइंटर्स उसमें लिखने हैं। जब सबसे पहला पॉइंटर हो गया आपका क्रेडिट असेसमेंट मॉडल। तो गवर्नमेंट ने क्रेडिट असेसमेंट मॉडल क्रिएट किया। ये क्रेडिट असेसमेंट मॉडल क्या करेगा, ये डिजिटल लोन अप्रेजल सिस्टम है, यानी कि ये वेरीफाइड डेटा देखेगा और उससे एमएसएमईज का लोन डिजिटली हो जाएगा। मतलब देयर इज नो पेपर वर्क, नो फाइल वर्क, वेरी लेस फाइल वर्क, एंड आपका डिजिटल लोन क्विकली हो जाएगा। तो क्विक डिसबर्समेंट ऑफ लोन है और वो सिर्फ वेरीफाइड डेटा के बेसिस पर है। और इसने बहुत अच्छा काम किया। जो हमारे पास डेटा है, जो हमारी गवर्नमेंट दे रही है, वो 1 अप्रैल से लेकर के 31 दिसंबर 2025 तक का डेटा है, जिसमें इन्होंने कहा कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने 3.9 लाख एमएसएमई लोन एप्लीकेशंस अप्रूव किए हैं इस पूरे पीरियड के दौरान, जिसका कॉस्ट 52,300 करोड़ है। एंड क्योंकि गवर्नमेंट अपने इस तरीके के मॉडल से, क्रेडिट असेसमेंट मॉडल टाइप से, यहाँ पर कैम यानी कि क्रेडिट असेसमेंट मॉडल से एमएसएमईज को सपोर्ट कर रही है, इसीलिए एमएसएमईज क्या है, 2026 का जो हमारे पास डेटा है उसके अकॉर्डिंग जो एमएसएमईज हैं, ये सेक्टर है, अकेले ये जीडीपी में 31.1% कंट्रीब्यूट करता है। ये 35.4% कंट्रीब्यूट करता है मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में और 48.58% एक्सपोर्ट्स में कंट्रीब्यूट करता है। ये भी ध्यान रखना है कि एमएसएमईज हैव बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आफ्टर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बाद सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ अगर एम्प्लॉयमेंट कोई है, दैट इज एमएसएमईज। एंड दिस इज वाई इनके अंदर 38.9 करोड़ लोग एम्प्लॉयड हैं। तो एग्रीकल्चर के बाद अगर गवर्नमेंट का नेचुरली सबसे ज्यादा फोकस किसी चीज पर होगा, दैट विल टेक्निकली भी ऑन एमएसएमईज, और इसीलिए आप एमएसएमईज की इतनी बातचीत सुनते हो। इसके अंदर कुछ और डेटा, ये पूरा डेटा है जो मैंने आपको बता दिया। अब देखो इसके अंदर क्या है, आपको क्या याद रखना है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप ये अमाउंट याद रखो, 52,300 करोड़ दिया गया इस पीरियड से इस पीरियड, पता नहीं आप किस साल में एग्जाम दोगे, ये चेंज हो जाएगा। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ऑलमोस्ट, और हमेशा अपने आंसर्स में जब लिखना तो ऑलमोस्ट करके लिखना कि ऑलमोस्ट 30% जो है वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, ऑलमोस्ट इतना वहाँ कंट्रीब्यूट करता है। सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है ये भारत का। ये सारे ये पॉइंटर्स याद रखने हैं। ये पता होना चाहिए आपको कि कौन कौन सी स्लैब्स हैं, कैसे किसको माइक्रो इंटरप्राइज कहते हैं, किसको स्मॉल इंटरप्राइज कहते हैं, किसको मीडियम इंटरप्राइज कहते हैं, ये सब आपको याद रखना है। अब एमएसएमईज इतना अच्छा क्यों कर पाए, कहते हैं कि 2025 और 26 ये जो पूरा साल है ये एमएसएमई का साल है, क्योंकि कुछ बहुत लैंडमार्क हमने इसमें अचीव किया है और इसमें 2-3 स्कीम्स हैं, वो आप ध्यान रखना। पहली चीज क्या लैंडमार्क अचीव किया है, तो उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के अंदर खूब रजिस्ट्रेशन देखने को मिल रहे हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल और उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म। तो आप जब भी एमएसएमईज का प्रमोशन लिखोगे कि भाई गवर्नमेंट हमारी एमएसएमईज को प्रमोट कर रही है, तो मेंशन उद्यम रजिस्ट्रेशन पैनल एंड असिस्ट प्लेटफॉर्म, उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म। तो उसने बहुत अच्छा वर्क किया। फिर जो हमारा इजी एक्सेस टू क्रेडिट है, अब देखो इजी एक्सेस टू क्रेडिट क्या है, तो ये गवर्नमेंट का एक फंड है। इसने क्या किया, गवर्नमेंट ने द क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, जिसको हम CGTMSE कहते हैं, उसका 25 साल हो गया। जब भी किसी का 25 साल होता है ना, पता नहीं यूपीएससी क्यों उससे क्वेश्चन पूछता है, तो ये आप ध्यान रखना। दिस क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज करता क्या है, ये पहले मैं बता देता हूं आपको। गवर्नमेंट ने क्या किया कि क्योंकि माइक्रो एंटरप्राइज है, मान लो मेरा, तो मुझे को लोन चाहिए, तो लोन के लिए क्या होता है, कोलैटरल रखना पड़ता है। एमएसएमईज के लिए गवर्नमेंट ने कहा कोई बात नहीं, इनकी गारंटी हम ले रहे हैं, गवर्नमेंट ले रही है, तो गवर्नमेंट ने एक फंड क्रिएट कर दिया। दिस इज कॉल्ड दी CGTMSE। इसके अंतर्गत आप पहले था, अब तो इसकी सीलिंग भी बढ़ा दी गवर्नमेंट ने। पहले था कि 5 करोड़ तक का अगर तुम्हें लोन चाहिए एंड यू आर MSME, तो आपको बिना कोई कोलैटरल रखे लोन मिल जाएगा। अब इस सीलिंग को बढ़ा करके 10 करोड़ कर दिया गया है और गवर्नमेंट का डेटा कह रहा है कि बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। गवर्नमेंट इसमें अब तक 3.77 लाख करोड़ का लोन दे चुकी है, डिसबर्स कर चुकी है। दिस हैज वर्क। उसके बाद खादी और विलेज इंडस्ट्रीज को काफ़ी बूस्ट मिला है। उसके अलावा
अगर आप देखोगे तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन गवर्नेंस हमें देखने को मिल रही है, जो हम समाधान पोर्टल के थ्रू देख रहे हैं। समाधान पोर्टल क्या करता है कि कोई भी अगर आपका डिलेड पेमेंट डिस्प्यूट है एमएसएमई से रिलेटेड, वो आप समाधान पोर्टल पर जाकर के अपना सॉल्व करा सकते हो। उसके बाद दूसरा पोर्टल है, दैट इज द चैंपियंस पोर्टल। तो ये ग्रीवेंस रिड्रेसल को और बढ़िया बना रहा है, राइट। तो ये सारे ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जहां पर आपकी ग्रीवेंसेस को, ये डिलेड पेमेंट्स के लिए समाधान पोर्टल, ये आपका ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए है एमएसएमई से रिलेटेड वो चैंपियंस पोर्टल। तो ये दोनों पोर्टल हमें याद रखने हैं। क्या क्या है इस पूरे आर्टिकल से याद रखना है हमें? चैंपियंस पोर्टल, समाधान पोर्टल, उसके बाद ये वाला डेटा जो है, उसके बाद ये फंड जो है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, उसके अलावा आपको यहाँ पर क्रेडिट असेसमेंट मॉडल याद रखना है और ये कंट्रीब्यूशन इसका याद रखना है। ये याद हो जाएगा, इसमें कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है। मतलब याद ना हो, एग्जैक्ट डेटा नहीं याद हो, लेकिन आपको इतना पता है कि ये क्या चीज़। अब जैसे क्रेडिट असेसमेंट मॉडल, अब आपके सामने कोई बोलेगा तो आप इतना तो बता पाओगे ना कि क्या करता है ये, राइट। तो वो इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आई होप आपको पूरा ये आर्टिकल समझ में आ गया। वो आज थोड़ा आर्टिकल हैवी था, थोड़ा डेटाबेस था। आई होप आप धीरे धीरे हम मेरे साथ चलोगे, इसको कवर करते चलोगे और इसको साइड में लिखते रहोगे। PDF आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।